मित्रों, आज सुबह बारामती में एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। 25 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के महज 7 महीने बाद हुए इस विमान हादसे ने एक बार कुछ बड़े फिर से सवाल खड़े कर दिए। इस हादसे के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि सबसे महंगी माने जाने वाली यात्रा कितनी सुरक्षित है। सवाल उठ रहे हैं कि बारामती हादसे के पीछे की वजह क्या है। क्या हादसा पायलट की गलती से हुआ या एयरक्राफ्ट में गड़बड़ी हादसे की वजह बनी? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि देश में रोज 5 लाख लोग हवाई सफर करते हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। आज हम विस्तार से इस सवाल पर चर्चा करेंगे। जिस जगह पर अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ उसे विमानों का शमशान क्यों कहा जाता है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। विमान हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद क्यों साजिश की आशंका जताई जा रही है, क्यों हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग हो रही है, हम आपको बताएंगे। बारामती हादसे का महाराष्ट्र की राजनीति में क्या असर होगा, इसका भी विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको विस्तार से जानना चाहिए कि आज बारामती में हुआ क्या। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। आज सुबह 8:44 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। अजीत पवार सुबह 8:10 पर मुंबई से बारामती में एक जनसभा करने के लिए रवाना हुए थे। बारामती एयरपोर्ट पर हादसा क्यों और कैसे हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन एक पहली छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मित्रों, हवाई यात्रा को दुनिया में सबसे सुरक्षित माना जाता है। 8,80,000 उड़ानों में एक हादसे की आशंका होती है। 1,67,00,000 उड़ानों में एक घातक हवाई हादसा होने की आशंका होती है। समय की बचत और यात्रा में हादसे की आशंका बहुत कम। फिर भारत में पिछले 7 महीने में ही दूसरी बार घातक हवाई हादसा क्यों हुआ, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं आज सुबह 8:44 पर बारामती में क्या हुआ था। हादसे के चंद सेकंड पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसे बहुत गौर से देखिए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि विमान हादसे से पहले हवा में ही टेढ़ा हो गया था, यानी एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लैंडिंग से पहले विमान पर पायलट्स का कंट्रोल नहीं रह गया था। एक बार हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये विमान आपको जाता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त यहाँ पर, और ये विमान किस तरीके से ऐसे तिरछा हो गया है। फिर से एक बार इसको देखेंगे और उसके बाद ही ये क्रैश किया। एक बार फिर से इस विमान को देखिए, जब ये आ रहा था, ये देखिए, तो जब गिरते हुए ये इस तरीके से रहा, इसका मतलब इसके पायलट का कंट्रोल इसके ऊपर से हट चुका था। अब आपको हादसे के बाद की एक तस्वीर और देखनी चाहिए ताकि आप समझ सकें कि महज 600 मीटर का फासला कितना भारी पड़ गया। सिर्फ 600 मीटर का फासला। अब आप इस तस्वीर को भी ध्यान से देखिए। ये बारामती जो स्टेशन है उसकी ये एयर स्ट्रिप है और जो हवाई अड्डा है उसकी स्ट्रिप, और ये वो जगह है जहां पर ये विमान हादसा हुआ। इसके बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, सिर्फ 600 मीटर है। अगर ये प्लेन सही तरीके से यहां तक आ जाता तो शायद आज कुछ और होता। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक बारामती में आज सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम थी। पायलट्स ने बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 पर लैंडिंग की कोशिश की। कोहरे के कारण उन्हें रनवे नहीं दिखाई दिया। दोनों पायलट्स ने प्लेन दोबारा ऊपर ले लिया। दूसरी बार विमान फिर रनवे की ओर आया। पायलट ने बताया कि अब उसको रनवे दिखाई दे रहा है। इसके बाद विमान को लैंडिंग की अनुमति दी गई। करीब 8:43 पर विमान का संपर्क टूट गया और विमान रनवे से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। मित्रों, हादसा कहां हुआ है, वहां स्थिति क्या थी, इसे समझने के लिए आपको बारामती की हवाई पट्टी से हमारी ये रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए। ये वो लैंडिंग स्ट्रिप है, छोटी लैंडिंग स्ट्रिप है बारामती की, जहां पर चार्टर्ड फ्लाइट्स ही लैंड कर सकते हैं। और यहां पर आप देखिए, इस लैंडिंग स्ट्रिप से महज चंद मीटर की दूरी पर ही देखिए, यहाँ जो एम्बुलेंस खड़ी है, इस एम्बुलेंस के पास से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, जहाँ पर अजीत पवार का एयरक्राफ्ट पूरी तरह से क्रैश हुआ। देखिए, क्रैश साइट है ये। फॉग होने की वजह से एयरक्राफ्ट में जो पायलट है वो सही जजमेंट नहीं ले पाए और एयर स्ट्रिप से ठीक नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर ये एयरक्राफ्ट क्रैश लैंडिंग हो गया। आपको बता दें कि उस वक्त 5 लोग थे, 2 पायलट,
एक महिला जो है अटेंडेंट थी। इसके अलावा अजीत पवार और उनके सुरक्षाकर्मी जो है अंदर मौजूद थे। देखिए एयरक्राफ्ट का बहुत सा हिस्सा वो जो है आप देखिए उड़ा हुआ है, अलग अलग जगहों पे जाके गिरा है। आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। सनी यहाँ से दिखाइए आप। देखिए इस दिशा से एयरक्राफ्ट पहले लैंडिंग करने की कोशिश करता है और लैंडिंग पूरी तरह से विफल हो जाती है, और फिर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है अलाइन नहीं हो पाता। आगे जहाँ पे लैंडिंग की पॉइंट आप देख रहे हैं वहाँ से लैंडिंग करके आगे जाके इस एयरक्राफ्ट को स्लो होना था, लेकिन ये एयरक्राफ्ट उस वक्त लैंडिंग नहीं कर पाया और नतीजा ये हुआ कि दोबारा पूरे एयर स्ट्रिप्स को अलाइन नहीं हो पाने की वजह से आगे से फिर से एयरक्राफ्ट घूम के आता है। ये जो पूरा चक्कर राउंड मारता है एयरक्राफ्ट, उसी दौरान जो जगह हम दिखा रहे थे वहाँ पर जो है ये हादसा होता है। प्रसिद्ध लेखक अलेक्जेंडर चेज ने कहा है कि हवाई यात्रा अमरता के भ्रम और मृत्यु की वास्तविकता के बीच झूलने का रोमांचकारी अनुभव है। मित्रों, क्या यह रोमांचकारी अनुभव भारत में सुरक्षित भी है? आज एक बार फिर सवाल यही है। सीसीटीवी कैमरे में प्लेन क्रैश के बाद धमाके के साथ आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दे रहा है। जमीन पर गिरते ही प्लेन में धमाका हुआ। जहां यह हादसा हुआ यहां से थोड़ी ही दूर पर लोग भी मौजूद थे, लेकिन स्थिति यह थी कि पलक झपकते ही सब कुछ आग की लपटों में समा गया। चश्मदीद क्या कह रहे हैं यह भी आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया वो मान लो उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। मैं जब आया तो देखा तो इधर पूरा पायलट गिरा था, धुआं निकल रहा था बाहर। उसमें 3 बॉडी हमारे इधर के दोस्त भी थे 8 किलोमीटर बोल के, उन्होंने सब बॉडी बाहर निकला। मैं आने के बाद मैं 3 बॉडी के लिए हाथ लगाया, ऊपर बॉडी लेके आया मैं। मित्रों, एविएशन से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक हवाई हादसे में पैसेंजर्स के जीवित रहने की औसत दर 95% है। यानी हादसा हुआ तो 100 में से 95 लोग जीवित बच सकते हैं। गंभीर दुर्घटनाओं में पैसेंजर्स के बचाने की संभावना 80% होती है, यानी 100 में से 80 लोग जीवित बच सकते हैं। लेकिन बारामती में जो हादसा हुआ उसमें जीवित विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। विमान में अजीत पवार के साथ कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शंभावी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और अजीत पवार के सिक्योरिटी अफसर विदीप जाधव भी सवार थे। हादसे में इनमें से कोई भी नहीं बचा। सवाल यह है, जब हवाई यात्रा को इतना सुरक्षित माना जाता है तो भारत में होने वाले हादसे में जनहानि क्यों हो रही है? क्या सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या लापरवाही हो रही है? डीएनए मित्रों, यहां 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो यह, क्या पायलट की गलती की वजह से यह हादसा हुआ? इस सवाल का जवाब ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद मिलेगा। हमें यह भी समझना होगा कि पायलट की भी मौत हुई है। और दूसरा सवाल यह कि क्या इस प्लेन में ही कोई गड़बड़ी थी? मित्रों, अजीत पवार जिस प्लेन में सफर कर रहे थे वो बॉम्बार्डियर एरोस्पेस का लीयरजेट 45 था। यह विमान 2 पायलट्स के अलावा 9 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को ले जाने में सक्षम है। यह प्लेन एक बार में 3700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। आसमान में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। अधिकतम 51,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। लीयरजेट 45 को आमतौर पर प्राइवेट जेट और एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि आसमान में लीयरजेट 45 का इतिहास काफी दागदार रहा है। 1998 से लेकर अब तक लीयरजेट 45 के 8 बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें 29 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक तरह के प्लेन में 8 बड़े हादसे ये कम नहीं होते, ये बहुत ही डराने वाले आंकड़े हैं। और इसीलिए विमान के साथ साथ इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी भी अब सवालों के घेरे में। अजीत पवार जिस जेट से सफर कर रहे थे उसे दिल्ली की VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी
ऑपरेट करती है। लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 2.5 साल पहले यानी सितंबर 2023 में इसी कंपनी का लियर जेट 45 विमान मुंबई एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ था। भारी बारिश की वजह से विमान रनवे से फिसल गया था और विमान के 2 टुकड़े हो गए थे। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। मित्रों, कंपनी वही, विमान का मॉडल वही और अंजाम भी वही, क्रैश। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, लेकिन जब वीएसआर वेंचर्स के डायरेक्टर वीके सिंह से ये सवाल किए गए तो उन्होंने बिना जांच के ही खुद को क्लीन चिट दे दी। Pilot will carry out a missed approach in case if he is not comfortable to land on the runway. The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे। डीएनए मित्रों, अजीत पवार के विमान हादसे में एक बड़ा सवाल तो यह भी है, क्या बारामती का एयरपोर्ट इस हादसे का कारण बना? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जहां अजीत पवार का विमान गिरा है उसे विमानों का शमशान कहा जाता है। अब हम हादसे के इस डेथ जोन का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, अजीत पवार का विमान बारामती एयरपोर्ट के रनवे से 600 मीटर की दूरी पर गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हादसा हुआ तो चश्मदीदों को लगा कि कोई ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्योंकि यहां ट्रेनिंग विमान हादसा आम बात है। इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं, क्या बारामती एयरपोर्ट विमानों का शमशान है? और अगर ऐसा है तो फिर हादसों को रोकने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे? मित्रों, बारामती एयरपोर्ट या यूं कहें कि बारामती एयर स्ट्रिप महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक छोटा क्षेत्रीय एयरफील्ड है। यह मुख्य रूप से पायलट ट्रेनिंग और प्राइवेट या चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन बीते कुछ वक्त में यह विमान हादसों का हॉटस्पॉट यानी केंद्र बन गया है। इसे विमानों का शमशान कहने के पीछे कुछ ठोस कारण है। पहला कारण, अनियंत्रित एयरफील्ड। इसका मतलब यह है कि यहां बड़े एयरपोर्ट्स की तरह आधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल या रडार व्यवस्था हर वक्त उपलब्ध नहीं है। यहां का एयर ट्रैफिक अक्सर पायलट्स के आपसी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करता है। दूसरा कारण, ट्रेनिंग हब का दबाव। यहां रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी और कार्वर एविएशन जैसी फ्लाइंग स्कूल है। आसमान में यहां आमतौर पर नौसिखिए पायलट्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से यहां का एयर स्पेस खतरनाक बन जाता है। तीसरा कारण, खराब विजिबिलिटी और मौसम। बारामती के पठारी इलाकों में सर्दियों के मौसम में घना कोहरा रहता है, जिसकी वजह से अचानक विजिबिलिटी कम हो जाती है। आज के हादसे में खराब विजिबिलिटी को ही बड़ी वजह माना जा रहा है। मित्रों, आप ये सोच रहे होंगे कि देश के कई एयरपोर्ट्स पर कम विजिबिलिटी में भी लैंडिंग हो जाती है। ऐसे में अजीत पवार का विमान लैंड क्यों नहीं कर पाया? तो जवाब है, वीवीआईपी मूवमेंट वाले इस एयरपोर्ट पर वो खास तकनीक मौजूद ही नहीं है जिसकी मदद से कोहरे जैसी स्थिति में भी प्लेन को लैंड करवाया जाता है। जो छोटे एयर स्ट्रिप्स होते हैं उसमें आईएलएस नहीं होता। आईएलएस यानी कि इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। ये इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम दरअसल करता यह है कि ये जो पायलट हैं उनको अगर फॉग होने की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से अगर उन्हें रनवे सटीक नहीं दिखता तो जो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है वो एक रेडियो आधारित लैंडिंग सिस्टम होता है, जिससे एयर स्ट्रिप बाकायदा दिखती है और फिर जो पायलट है वो उस पर लैंड करता है। उनको ऊपर से नीचे की तरफ का जो एंगल है वो पूरी तरह से सही से दिखाई देता है और वो अपनी तरह से जो पायलट है वो अलाइनमेंट करने में उसे आसानी होती है। पायलट को आंखों से रनवे पहचानना और अलाइन करना आसान हो जाता है जब जो है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम का उपयोग होता है। लेकिन चूंकि ये छोटा रनवे है, एक छोटा एयर स्ट्रिप है जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है फ़्लाइटें नहीं आती, सिर्फ जो प्राइवेट जेट या फिर जो है हेलीकॉप्टर्स ही यहाँ पर उतरते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर विजिबिलिटी अभी जो प्राथमिक तौर पे माना जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से, सुबह का समय था, कोहरा होने की वजह से जो पायलट है उसे एयर स्ट्रिप पूरी तरह से दिखाई नहीं दी और क्रैश लैंडिंग यहाँ पर हुई। मित्रों, बारामती एयरपोर्ट की लोकेशन और यहां संसाधनों की कमी की वजह से हादसे आम बात है। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार यहां अभी तक 8 से 10 हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 9 अगस्त 2025 को लैंडिंग के दौरान ट्रेनिंग विमान का आगे का चक्का अलग हो गया। 22 अक्टूबर
23 को बारामती के पास ट्रेनिंग विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। विमान एयरफील्ड पर पलट गया। 19 अक्टूबर 2023 को टेक ऑफ के दौरान ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। 25 जुलाई 2022 को उड़ान के दौरान एक और ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। 7 जून 2022 को ट्रेनिंग विमान के हार्ड लैंडिंग करवानी पड़ी, जिससे विमान का अगला हिस्सा टूट गया। 5 फरवरी 2019 को बारामती के पास एक ट्रेनिंग विमान को सड़क पर क्रैश लैंड करवाना पड़ा। 14 मार्च 2008 को एयरपोर्ट के दक्षिण में नीरा नदी में एक विमान क्रैश हो गया। मित्रों, एक ही जगह पर बार बार विमानों का क्रैश होना संयोग नहीं हो सकता, ये एक फेलियर है। अभी तक इतने ट्रेनिंग विमान क्रैश हो चुके हैं, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली और आज आखिरकार बड़ा हादसा हो गया। मित्रों, बारामती एयरपोर्ट इतना खतरनाक क्यों है, इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अश्वनी पांडे ने भी की। ये पूरी रिपोर्ट आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इस वक्त मैं रनवे के उस हिस्से पर हूं जहां पर बाकायदा लैंडिंग होती है। ये जो पट्टी आप देख रहे हैं वाइट कलर की, यहीं पर जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ आते हैं चार्टर्ड, वो यहीं पर लैंडिंग करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा जब आगे की तरफ देखेंगे तो आगे का जो हिस्सा है वो कुछ उठा हुआ सा है, यानी कि ऊंचाई है। यहाँ से लैंडिंग करने के बाद जब एयरक्राफ्ट आगे की तरफ जाता है, थोड़ा सा ऊंचा वाला हिस्सा है। लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई है, ये एक तरह से टेबल टॉप है। इसके नीचे जैसे हम इस तरफ जाके देखते हैं तो नीचे काफ़ी जो है ढलान है। लोग एकदम टेबल टॉप पे हैं और नीचे देखिए काफ़ी ढलान है। और इसी ढलान से बचने के लिए पायलट ने पहले तो यहाँ पे लैंडिंग करनी चाहिए, लेकिन फॉग ज़्यादा होने की वजह से वो लैंडिंग नहीं कर सका। पूरी तरह से राउंड मारता हुआ पायलट वापस जब वहाँ पर पहुँचा, तब तक फ्लाइट काफ़ी नीचे हो चुकी थी। वो ये समझ नहीं पाया कि लैंडिंग का जो पॉइंट है वो दरअसल वहाँ नहीं और आगे की तरफ है। वह यही जो है वो सबसे बड़ी खामी इस एयर स्ट्रिप की है। बारामती एयरपोर्ट में इतने ट्रेनिंग विमान क्रैश होते हैं कि इसे ट्रेनिंग क्रैश कैपिटल कहा जाता है। लेकिन मित्रों, देश में एकलौता खतरनाक एयरपोर्ट नहीं है। अब आपको हम ऐसे एयरपोर्ट्स का नाम बताने जा रहे हैं जो खतरनाक एयरपोर्ट्स की श्रेणी में आते हैं। इसमें पहला नाम है मैंगलोर एयरपोर्ट का। टेबल टॉप रनवे की वजह से एयरपोर्ट काफी खतरनाक है। मित्रों, टेबल टॉप रनवे यानी रनवे खत्म होते ही गहरी खाई है। 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 यहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में 158 लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह कोझिकोड एयरपोर्ट भी टेबल टॉप रनवे की वजह से खतरनाक की श्रेणी में आता है। 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। मित्रों, इम्फाल एयरपोर्ट को भी काफी खतरनाक माना जाता है। पहाड़ों के बीच स्थित इस एयरपोर्ट के आसपास मौसम अचानक बदलता है, जिससे पायलट्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1991 में यहां हादसे में 69 लोगों की जान चली गई थी। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने लेह एयरपोर्ट को भी खतरनाक माना जाता है, हालांकि यहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मित्रों, एक धारणा है कि हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित होती है, इसमें हादसों की संभावना सबसे कम होती है। इसके आंकड़े हमने आपको विश्लेषण की शुरुआत में भी बताए, लेकिन जब बात छोटे विमानों की हो तो यह धारणा क्यों गलत साबित हो जाती है, आज हम एविएशन सेक्टर के इसी पहलू का विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ हार्ड फैक्ट्स दिखा देते हैं। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अनुसार जुलाई 2012 से नवंबर 2025 तक कुल 112 एक्सीडेंट और 128 सीरियस इंसिडेंट्स की जांच हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सालाना 10 से 15 छोटे विमान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स भी यही कहते हैं कि जनरल एविएशन यानी प्राइवेट यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे विमानों में जानलेवा हादसों की दर कॉमर्शियल विमानों से 10 से 50 गुना ज्यादा होती है। लेकिन सवाल है, ऐसा होता क्यों है? क्या छोटे विमानों में सफर कर रहे लोगों की जान कॉमर्शियल फ्लाइट्स में सफर करने वाले लोगों से सस्ती है? क्या छोटे विमानों के संचालन का स्तर भी कॉमर्शियल फ्लाइट्स जैसा नहीं होना चाहिए? आखिर दिक्कत आ कहां रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? मित्रों, अब हम आसान भाषा में इसको आपके लिए डिकोड करने वाले हैं। इसकी एक बड़ी वजह है पुराना बेड़ा और रख रखाव में लापरवाही। मित्रों, भारत में चार्टर्ड और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कई विमान 20 से 30 साल पुराने होते हैं। अजीत पवार जिस विमान में सफर कर रहे थे वो भी 16 साल पुराना था। मित्रों, छोटे विमानों के उड़ते ताबूत बनने की एक वजह इनका जुगाड़ मेंटेनेंस भी है। कई छोटे ऑपरेटर पैसे बचाने के लिए ऑथराइज्ड सर्विस की जगह स्थानीय इंजीनियर्स से मेंटेनेंस करवाते हैं, जहां पुराने प्लेन से पुर्जे निकालकर दूसरे में लगा दिए जाते हैं और जो कई बार खतरनाक साबित होते हैं।
डीएनए मित्रों, छोटे विमानों के संचालन में कई बार खामियां भी पाई गई, जिनमें से एक उदाहरण आपको देखना चाहिए जो बारामती एयरपोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। 19 अक्टूबर 2023 और 21 अक्टूबर 2023 को रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल के 2 अलग अलग विमान बारामती एयर स्ट्रिप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। कंपनी ने दुर्घटना के बाद विमान के ब्लैक बॉक्स के साथ ही छेड़छाड़ कर दी। मित्रों, कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बताती हैं कि प्राइवेट चार्टर विमान का संचालन करने वाले ऑपरेटर्स का सुरक्षा ऑडिट समय पर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से इनके लॉग बुक की जांच समय से नहीं हो पाती। और इसका असर क्या हो रहा है, ये आंकड़े भी बता रहे हैं। मित्रों, आसमान की ऊंचाई नापना सबका सपना होता है, लेकिन जब सुरक्षा के मानकों को ताक पर रख दिया जाता है तो आसमान में उड़ते यही विमान उड़ते ताबूत बन जाते हैं। अजीत पवार का राजनीतिक क्षेत्र महाराष्ट्र तक सीमित था। उन्होंने महाराष्ट्र से बाहर अपना राजनीतिक कद बढ़ाने और अपनी पार्टी के विस्तार की कोई गंभीर मंशा नहीं दिखाई थी। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार विपक्षी गठबंधन से निकलकर महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बने। नवंबर 2024 में विधानसभा में 41 सीटें जीतकर उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र में शरद पवार वाली एनसीपी के मुकाबले उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत है और वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत पक्ष है। देश की राजनीति में कांग्रेस के कमजोर होने के बाद विपक्ष के गठबंधन में मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की ताकत बढ़ी है। अजीत पवार शरद पवार के परिवार से थे, इसलिए एनडीए के साथ होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन में भी उनका राजनीतिक सम्मान था। विपक्ष की नजर भी उन पर थी। इसलिए विमान हादसे में अजीत पवार के निधन के बाद हादसे पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वालों में सबसे प्रमुख नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। आप सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। He died today morning in a plane crash. डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौत प्लेन क्रैश में हो गई। मैं खबर सुनकर सदमे में हूं। इस देश में किसी की सुरक्षा नहीं है, खासतौर से राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की। कुछ दिन पहले मुझे पता चला था कि अजीत पवार बीजेपी को छोड़ने की बात कह रहे थे। ऐसे में आज जो कुछ हुआ उसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सिवा हमें किसी पर भरोसा नहीं है। Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. ममता बनर्जी ने साजिश की बात क्यों कही, इसके निहितार्थ को समझ लीजिए। महाराष्ट्र में चंद दिन पहले हुए नगरपालिका चुनाव में शरद पवार और अजीत पवार वाली एनसीपी ने पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गठबंधन किया था। 2 जुलाई 2023 के बाद यह पहली बार था जब पवार परिवार राजनीतिक तौर पर एकजुट हुआ। गठबंधन के बाद इस राजनीतिक चर्चा ने आकार लिया कि पवार परिवार फिर एकजुट हो सकता है। शरद पवार विपक्ष के बड़े दिग्गज हैं, इसीलिए विपक्षी नेताओं को उम्मीद थी कि अजीत पवार भी साथ आएंगे। सियासी गलियारे में यह चर्चा भी चल रही थी कि एनसीपी के दोनों गुट जल्द ही एक साथ आ सकते हैं, यानी दोनों पार्टियों का विलय हो सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी के साथ दूसरे विपक्षी नेता भी साजिश की आशंका जता रहे हैं और विमान हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। इस प्लेन क्रैश में क्या हुआ, इसमें तहकीकात हो, इंक्वायरी हो। मित्रों, विपक्षी नेता हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं, इसलिए आज हम आपको ये जानकारी जरूर शेयर कर रहे हैं कि देश में विमान दुर्घटनाओं की जांच की क्या व्यवस्था है। भारत में विमान हादसे के बाद पहली जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB करता है। AAIB सभी पक्षों जैसे एयरलाइन, पायलट, एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात कर जांच को आगे बढ़ाता है। शुरुआती जांच के बाद AAIB जांच के लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाता है। यह कमेटी साइट के सर्वेक्षण, ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण, गवाहों के बयान, मौसम रिपोर्ट, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी हवाई हादसे की जांच कराता है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की फाइनल रिपोर्ट के बाद DGCA आगे की कार्रवाई करता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जांच पर नजर रखती है। जरूरी होने पर हवाई हादसे की जांच दूसरी एजेंसियों से भी कराई जाती है। बारामती हादसे में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी बीच शरद पवार ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बारामती में जो हुआ वो हादसा है। महाराष्ट्र ने आज एक काबिल लीडर खो दिया। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। मैं आज मीडिया के सामने नहीं आने वाला था, लेकिन कुछ जगह ऐसी बातें कही गई कि इस हादसे के पीछे कुछ पॉलिटिक्स है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये बस एक हादसा है। प्लीज इसमें पॉलिटिक्स ना लाएं।
शरद पवार परिवार के मुखिया हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि बारामती में जो हुआ वो हादसा है, इसमें राजनीति नहीं की जाए। लेकिन उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता जयंत पाटिल ने जो कहा वो इससे अलग है। जयंत पाटिल ने कहा कि हाल के दिनों में ये बात हुई थी कि एनसीपी के दोनों पक्षों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अजीत पवार चाहते थे कि दोनों पार्टियां एक साथ आएं और इसे लेकर हाल में मीटिंग भी हुई थी। यानी शरद पवार की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी के बीच बैठक हुई थी और दोनों दलों के साथ आने की चर्चा भी होने लगी। जयंत पाटिल ने सवाल उठाया कि दुर्घटना एयर स्ट्रिप से बाहर क्यों और कैसे हुई। जयंत पाटिल ने कहा कि हादसा इत्तेफाक नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि इस घटना में साजिश वाली थ्योरी बताने वालों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ओछी राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। अजीत पवार 1982 से यानी 44 साल से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय थे। 1991 में वो पहली बार बारामती से सांसद बने। वो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। पहली बार 2010 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार में अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे। जुलाई 2023 में शरद पवार से बगावत के बाद एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजीत पवार को ही मिला था। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे दिग्गज नेता शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार के साथ आ गए थे। पहले विधानसभा चुनाव और फिर नगर पालिका चुनाव में अजीत पवार ने महाराष्ट्र में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई थी। अब अजीत पवार के निधन के बाद बड़ा सवाल यह है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। यह सवाल इसलिए है क्योंकि अजीत पवार के साथ आए नेता किसी विचारधारा के बंधन में एकजुट नहीं हुए थे। उन्हें एकजुट किया था अजीत पवार के प्रभावशाली व्यक्तित्व और सत्ता के सम्मोहन ने। अब अजीत पवार नहीं रहे, इसलिए यह सवाल है कि अब पार्टी को एकजुट कौन करेगा। इस सवाल पर चर्चा से पहले अजीत पवार के राजनीतिक ताकत को भी समझ लीजिए। वो महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते थे। उनकी सियासी ताकत का सबसे ज्यादा असर पश्चिम महाराष्ट्र में था। यहां पुणे, बारामती, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और सतारा में अजीत प्रभावशाली थे। मराठा वोटर्स पर उनकी मजबूत पकड़ थी। अल्पसंख्यक मतदाताओं का एक हिस्सा भी अजीत पवार के साथ था। आज के राजनीतिक गणित के हिसाब से अजीत पवार वाली एनसीपी ऐसी राजनीतिक ताकत है जो महाराष्ट्र में हर गठबंधन के लिए जरूरी है। फिलहाल वो बीजेपी के साथ हैं, इसलिए प्रश्न बीजेपी के लिए भी है, क्या अजीत पवार के बाद एनसीपी एकजुट रहेगी? दरअसल अजीत पवार के साथ आए नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा असीमित है। चुनाव आयोग ने बेशक अजीत पवार की पार्टी को मूल एनसीपी माना था, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में बरगद जैसी शख्सियत रखने वाले शरद पवार की छत्रछाया से अजीत पवार महज 3 साल पहले बाहर निकले थे। उनकी पार्टी अभी नई थी, इसलिए यह सवाल बड़ा हो जाता है कि अजीत पवार की विरासत कौन संभालेगा। अजीत पवार के परिवार के 2 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं, पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार। सुनेत्रा पवार 2024 में राज्यसभा की सदस्य बनी और उनके बड़े बेटे पार्थ पवार 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। सुनेत्रा पवार के पास महज 2 साल का राजनीतिक अनुभव है। वहीं पार्थ पवार अब तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं। अजीत पवार के एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल बड़े नेता हैं। अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन महाराष्ट्र में जमीन पर उनकी मजबूत पकड़ नहीं है। सुनील तटकरे का संगठन कौशल परखा हुआ है। वो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी पार्टी को वो संभाल सकते हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे गुट उनका नेतृत्व स्वीकार करेंगे, इसमें संदेह है। धनंजय मुंडे बड़े नेता हैं। मराठवाड़ा में उनकी मजबूत पकड़ भी है, लेकिन उनके पास संगठन चलाने का अनुभव नहीं है। छगन भुजबल ओबीसी के बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन एनसीपी के दूसरे नेता छगन भुजबल का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, इसमें भी संदेह है। इसीलिए सहानुभूति फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सुनेत्रा पवार को अगर एनसीपी की कमान दी जाती है तो फिलहाल पार्टी एकजुट रहेगी, लेकिन सुनेत्रा पवार की पार्टी पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी अजीत पवार की थी। ऐसे में पार्टी के दूसरे महत्वाकांक्षी नेता थोड़े समय बाद अलग रास्ता अपना सकते हैं या फिर शरद पवार की पार्टी में वापस लौट सकते हैं। डीएनए मित्रों, छोटे विमान यात्रियों के लिए उड़ता ताबूत बनते जा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप धरती को
घूमता ताबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास ट्रंप से जुड़ी ऐसी 5 खबरें हैं जो दुनिया के लिए बड़े खतरे के संकेत दे रही हैं। आज आपको जानना चाहिए ट्रंप ने ऐसा क्या किया जिससे वो पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक शख्स बन गए। ट्रंप ने ऐलान कर दिया वेनेजुएला के बाद अब उनका निशाना क्यूबा है, जिसे तोड़ने का प्लान आज ट्रंप ने दुनिया के सामने रखा। इसके अलावा ईरान के पड़ोसी देश इराक में नया प्रधानमंत्री किसे ना बनाया जाए, ट्रंप ने इस पर भी वीटो कर दिया। ट्रंप ने ईरान पर अपने खतरनाक इरादों का एक और संकेत आज दुनिया को दे दिया। ट्रंप ने बताया यूएसएस अब्राहम लिंकन के बाद एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वो ईरान की तरफ भेज चुके हैं। इसके अलावा गाजा पर ट्रंप के नए प्लान से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपसेट हो गए, दुखी हो गए। अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सीजफायर करवाने वालों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा कुछ बड़े देश ट्रंप के जंग वाले जुनून का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे संघर्ष की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। इसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने वैश्विक तबाही का संकेत देने वाले डूम्सडे क्लॉक को 4 सेकंड आगे बढ़ा दिया है, यानी वैश्विक तबाही के और करीब आने का ऐलान कर दिया गया है। आज आपको भी जानना चाहिए आखिरकार ट्रंप क्यों अब पसंद की अपनी दुनिया अपने पसंद के बादशाह बनाना चाहते हैं। एक तरफ ट्रंप दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको काउंटर करने के लिए चीन ने बड़ी तैयारी कर ली। जब से चीन में जिनपिंग के तख्ता पलट की तैयारी और उसके पीछे अमेरिका की साजिश की खबरें सामने आई हैं, तब से चीन भी अमेरिका को एक बड़ा झटका देना चाहता है। चीन ने इसके लिए ईरान को समुद्र के रास्ते सबसे घातक हथियार भेजा है। यह हथियार अमेरिका के लिए संभावित युद्ध में कितना बड़ा खतरा है, आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और आर्मडा के ईरान की तरफ बढ़ाने की बात कही है। पहले हम आपको डीएनए में बहुत विस्तार से अमेरिकी नौसेना के इस बड़े नौसैनिक बेड़े की ताकत के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले से मिडिल ईस्ट में मौजूद है और आज ट्रंप ने इसका ऐलान भी किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा ताकतवर एक और बेड़ा ईरान की तरफ जा रहा है, यानी ईरान पर खतरा दोगुना हो चुका है। आज आपको अमेरिका के दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बारे में भी पता होना चाहिए। अमेरिका के ईरान पहुंचने वाले दूसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का नाम है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिसका नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी लगभग 90 फाइटर जेट्स को साथ लेकर चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा इस बेड़े के साथ भी टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से लैस युद्धपोत और परमाणु सबमरीन मौजूद रहती हैं। ऐसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप किसी देश की पुरानी सेना को अकेले तबाह कर सकते हैं। सोचिए, अकेले ये किसी देश की सेना को तबाह कर सकते हैं। और अब ऐसे एक नहीं 2 तैरते बेस ईरान के पास तैनात रहेंगे। इस खबर के साथ ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से डील करने की धमकी दी। यहां पर डील का मतलब सरेंडर से है, यानी अमेरिका की सारी शर्तों को मानने से है। आज आपको भी जानना चाहिए अमेरिका को ईरान के पास दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों भेजना पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश, जिन्होंने ईरान पर हमले में अमेरिका की मदद नहीं करने की रणनीति बनाई है। हमने कल आपको डीएनए में बताया था किस तरह यूएई के बाद सऊदी अरब और कतर जैसे देशों ने साफ कर दिया ईरान पर हमले के लिए वो अमेरिका को अपने देश के एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस ऐलान के बाद ईरान पर हमले की अमेरिकी क्षमता काफी कमजोर हुई। आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए। कतर का अल उदीद एयरबेस ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक का नर्व सेंटर होता है, क्योंकि यह एयरबेस सिर्फ एक रनवे नहीं है, यह पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हवाई युद्ध का दिमाग है। कतर के अल उदीद एयरबेस में अमेरिका का कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर मौजूद है। यहीं से तय होता है कौन सा विमान कब उड़े, किस लक्ष्य पर हमला हो, किस समय उसे वापस लौटना है। यानी ईरान पर कोई भी बड़े पैमाने की एयर स्ट्राइक यहीं से संचालित की जाती है। इसके अलावा यूएई का अल गफरा अमेरिका के स्टेल्थ लड़ाकू विमान और खुफिया निगरानी और टोही एयरक्राफ्ट का प्रमुख केंद्र है। वहीं सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिकी लड़ाकू विमानों और बॉम्बर विमानों की तैनाती का मुख्य अड्डा है। अगर ये अड्डे अमेरिका के पास होते तो अमेरिका ईरान पर तेजी से वार बार बार करता। कम दूरी से हमले की वजह से मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस तरह इन तीनों एयरबेस से हमले की अनुमति नहीं मिलने पर अमेरिका का हमला ईरान के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में सबसे ज्यादा कमजोर होगा। और इसी कमजोरी को बैलेंस करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान के पास भेज दिया है, जिसे अरब सागर या फिर गल्फ ऑफ ओमान में तैनात किया जाएगा, जो समंदर में अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए अस्थायी एयरबेस का काम करेगा।
इसके अलावा युद्धपोतों से भी ईरान पर मिसाइलें दागी जा सकेंगी। वैसे इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पर्शियन सागर यानी फारस की खाड़ी में तैनात करने का भी विकल्प है, लेकिन ईरान के इतने पास एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती से ईरानी मिसाइल्स का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिलकर अमेरिकी हमले की कमान संभालेंगे। मित्रों, ट्रंप ने अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स को ईरान को घेरने का ऑर्डर दे दिया और बस थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को सबसे बड़ी धमकी भी दे दी। ट्रंप ने साफ साफ कहा, जो बेड़ा ईरान में भेजा गया है वो वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है और इसकी अगुवाई महान एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कर रहा है। वेनेजुएला की तरह यह बेड़ा पूरी तरह तैयार है, जरूरत पड़ने पर तेजी के साथ घातक हमला करने के लिए तैयार है। इसीलिए ईरान परमाणु हथियारों को छोड़कर जल्दी से बातचीत की टेबल पर आ जाए। वक्त बहुत कम बचा है और यह बहुत महत्वपूर्ण वक्त है। ट्रंप ने कहा, अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा और इसे दोबारा मत होने दीजिए। आप भी सोचिए, इससे बड़ी युद्ध की धमकी और क्या हो सकती है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए ईरान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान से बातचीत की कोई औपचारिक पेशकश नहीं की गई है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं, परमाणु महत्वाकांक्षा को छोड़कर ईरान बातचीत करने नहीं आया तो भीषण हमला करेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है, ट्रंप धमकी देंगे तो वार्ता संभव नहीं है। दोनों देशों का रुख बता रहा है, मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा टलने वाला नहीं है। ईरान भी इसे समझता है और इसीलिए उसने अमेरिका के खिलाफ तैयारियां तेज कर दी हैं। आज आपको ईरान की इन तैयारियों के बारे में भी जानना चाहिए। अमेरिका ने समंदर में अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए हैं, तो इसके जवाब में ईरान ने समंदर में ड्रोन कैरियर तैनात कर दिए हैं। यह ईरान का शाहिद बघेरी ड्रोन कैरियर है, जिसे ईरान ने फारस की खाड़ी में बंदर अब्बास पोर्ट से करीब 5 किलोमीटर दक्षिण समुद्र में तैनात किया है। पहले ये एक साधारण कंटेनर जहाज था, लेकिन ईरान ने 2022 से 24 के बीच इसे ड्रोन कैरियर में बदल दिया है। इस जहाज पर स्की जंप रैंप है, जिससे ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं। इससे ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स दोनों चलाए जा सकते हैं, यानी कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि कम लागत वाला ऐसा युद्ध प्लेटफॉर्म है जो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इसकी मदद से ईरान हार्मूज स्ट्रेट की लगातार निगरानी कर रहा है। यह रास्ता मिडिल ईस्ट से तेल सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण है। यह कैरियर ईरान को समंदर से ड्रोन हमला करने की क्षमता देता है, जिससे दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता है। इसकी मदद से ईरान अमेरिका के युद्धपोतों पर स्वार्म ड्रोन अटैक यानी एक साथ कई ड्रोन से हमला कर सकता है। इस ईरानी कैरियर से अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए नया खतरा पैदा हो गया, क्योंकि एक साथ कई ड्रोन से हमला करके बड़े जहाजों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, आज आपको यह भी समझना चाहिए आखिरकार ईरान पर ट्रंप की धमकियों का असर क्यों नहीं हो रहा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन। एक तरफ ट्रंप ने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स जो चीन को ईरान को घेरने के लिए जो अपनी योजना बनाई, दूसरी तरफ चीन ने ईरान को वो मिसाइल दे दी जिसे कैरियर किलर कहा जा रहा है, जो ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन ने इस मिसाइल को खास तौर पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए तैयार किया है। आज आपको चीन की इस खास मिसाइल यानी DF-21D के बारे में भी जानना चाहिए। DF-21D चीन की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो जमीन से समंदर में चलते एयरक्राफ्ट कैरियर पर निशाना साधती है। इसकी रेंज लगभग 1500 से 1700 किलोमीटर के बीच है। इस मिसाइल की वजह से अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप ईरान के बहुत करीब नहीं जा सकते हैं। ये एक हाइपरसोनिक स्पीड वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी वजह से इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। इसकी रफ्तार 10 मैक यानी 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है और यह लॉन्च के बाद पहले धरती की सतह से 50 से 100 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। इसके बाद इतनी ऊंचाई से लक्ष्य के ऊपर तक पहुंचती है, फिर सीधे लक्ष्य पर बहुत तेज रफ्तार से गिरती है। इसीलिए इसको इंटरसेप्ट करके नष्ट करना मुश्किल है। यह मिसाइल सीधे एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लाइट डेक को नष्ट करने में सक्षम है। फ्लाइट डेक वो जगह होती है जहां से कोई फाइटर जेट उड़ान भरता है, यानी इसके हमले से पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर निष्क्रिय हो जाता है। मतलब साफ है, चीन अमेरिका के खिलाफ अपने उन हथियारों की टेस्टिंग करना चाहता है जो उसने अमेरिका से युद्ध के लिए खास तौर पर तैयार किए हैं। इसीलिए चीन ईरान को अमेरिका के खिलाफ अपनी सबसे घातक मिसाइल दे रहा है। जो सफल हो गई तो अमेरिका से किसी संभावित युद्ध के लिए चीन इनका प्रोडक्शन और ज्यादा तेज कर देगा। मित्रों, अब हम यूजीसी बनाम छात्र विवाद में सुप्रीम सुनवाई का विश्लेषण करेंगे। यूजीसी के मुद्दे से जुड़ी सरगर्मी में आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अनुमति दे दी है।
और कल ही इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। सुनवाई से पहले आज चीफ जस्टिस ने एक अहम टिप्पणी भी की। आपको भी ये टिप्पणी ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। इस टिप्पणी में कहा गया है, हमें पता है क्या हो रहा है, सुनिश्चित करें कि याचिका में सभी त्रुटियां हटाई जाए। हमने इस मुद्दे पर सुनवाई का फैसला किया है। मित्रों, त्रुटियां हटाने का निर्देश देकर सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि यूनिवर्सिटी में छात्रों को बांटने के आरोपों से घिरे यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है, इसीलिए उसने सुनवाई का फैसला कर लिया। कल देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई दी थी कि नई गाइडलाइंस का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इसके बावजूद यूजीसी के मुद्दे पर प्रदर्शन आज भी जारी रहा। इन प्रदर्शनों में छात्र गुटों के साथ साथ अलग अलग वर्गों से जुड़े सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। कहीं हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई तो कहीं सिर मुंडवाकर यूजीसी की नई गाइडलाइंस का विरोध किया गया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यूजीसी पर बढ़ रही टेंशन का एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देंगे। यूजीसी होश में आओ, काला कानून वापस लो, समान एकता जिंदाबाद। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मित्रों, यूजीसी से जुड़े इस मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगियों में भी अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता नियम है उसको बदलना चाहते हैं, तो सहयोगी दलों के लिए ये सही और सटीक है। सत्ताधारी पक्ष में यूजीसी के मुद्दे पर इस विरोधाभास को भी आपको ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। इस मामले को वापस लीजिए और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से। ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है और उनसे इसका विरोध कराना है, क्योंकि गांव में हम एक साथ रहते हैं। अभी कुछ राजनीतिक दलों ने इतना जहर घोल दिया कि उसके लिए अब कानून लाना पड़ रहा है। इसीलिए इसका निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि समानता हो, सभी लोगों को अवसर प्रदान हो। आरक्षण और ये जो कानून अवसर प्रदान करता है, अवसर मिलना चाहिए। मित्रों, इस देश के हर नागरिक को संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपनी मांग उठाने के लिए प्रदर्शन कर सकता है, अपनी समस्या या शिकायत के लिए समाधान के लिए अदालत का रुख कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर भी समाधान सामने जरूर आएगा, लेकिन आज हम एक बार फिर भारत के लोगों से एक ही सवाल पूछेंगे, क्या अच्छा नहीं होता कि देश की ताकत यानी युवाओं को यूनिवर्सिटी कैंपस में जाति के नाम पर बांटने के बजाय एजुकेशन सिस्टम में सुधार कर उन्हें और मजबूत करने की गाइडलाइंस लाई जाती है। मित्रों, अब हम प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह के संन्यास का विश्लेषण करेंगे। अरिजीत सिंह निर्विवाद रूप से हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सिंगर हैं। एक दशक से वो बॉलीवुड में टॉप पर हैं, लेकिन टॉप पर होते हुए उन्होंने अचानक संन्यास लेने का ऐलान कर दिया, वो भी सिर्फ 38 वर्ष की उम्र में। ये उम्र रिटायरमेंट की नहीं होती है। और मित्रों, ये भी सच है, शीर्ष पर रहकर यूं ही कोई संन्यास नहीं लेता। फिर ऐसा क्या हुआ कि देश के नंबर 1 सिंगर ने फिल्मों में नहीं गाने का फैसला कर लिया? मित्रों, संन्यास का फैसला उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए ऐसा ही है जैसे क्रिकेट फैंस के लिए विराट कोहली का टॉप पर होते हुए संन्यास लेना, फुटबॉल फैंस के लिए मेसी और रोनाल्डो का शीर्ष पर रहकर संन्यास लेना। संन्यास लेने के सवाल पर पहले हम आपको अरिजीत की बात बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा वो बोरियत महसूस कर रहे थे। सोचिए, इतनी कम उम्र में अरिजीत प्लेबैक सिंगिंग से बोर हो गए थे, वो भी तब जब वो अपने करियर में लगातार आगे बढ़ रहे थे। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि वो अब फिल्म डायरेक्शन शुरू करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये छोटा सा ब्रेक लिया है। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले अरिजीत ने 18 साल की उम्र में 2005 में एक रियलिटी शो से अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड में उनको पहला ब्रेक 2011 में मर्डर 2 से मिला था। उसके बाद आशिकी 2 के गाने तुम ही हो ने अरिजीत को इंडस्ट्री के टॉप गायकों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। वो युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय साबित हुए, चाहे इंस्टाग्राम रील्स हो, यूट्यूब हो या फिर स्पॉटिफाई। अरिजीत सिंह पिछले कुछ साल से सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले गायकों में शुमार हो गए। अरिजीत सिंह को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं। साल 2025 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। यानी मित्रों, अरिजीत की आवाज में वो जादू है कि वो प्ले लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहते हैं। लगातार 7 साल तक वो स्पॉटिफाई पर भारत के सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले कलाकार रहे। इसी लोकप्रियता का नतीजा है कि साधारण परिवार से संबंध रखने वाले अरिजीत बॉलीवुड के सबसे महंगे कलाकारों में शुमार हो गए। डीएनए मित्रों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिजीत फिल्मों में एक गाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए तक लेते थे।
2 घंटे के लाइव शो के लिए 14 करोड़ रुपए उनकी फीस है, जबकि किसी आम परफॉर्मेंस या शो के लिए वो 2 करोड़ रुपए लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और रॉयल्टी से भी उन्हें आमदनी होती है, लेकिन इतनी कमाई और शोहरत के बाद भी वो सादगी भरा जीवन जी रहे हैं। फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकार आमतौर पर मुंबई में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अरिजीत सिर्फ अपने काम के लिए मुंबई जाते हैं और फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अपने गांव लौट जाते हैं। गांव में वो अपनी पत्नी कोयल और 2 बेटों के साथ रहते हैं। वो वहीं से अपनी सिंगिंग करियर और अपनी म्यूजिक कंपनी की बागडोर संभालते हैं। अपने गांव में वो एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, जहां सिर्फ 40 रुपए में खाना खिलाया जाता है। मित्रों, अरिजीत अब किसी नई फिल्म में अपनी आवाज नहीं देंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक और लाइव कॉन्सर्ट जारी रखेंगे। डीएनए मित्रों, अरिजीत के करियर का जिक्र हो और सलमान खान के साथ उनके विवाद की चर्चा ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। आज आपको 12 साल पुराने उस मनमुटाव के बारे में भी जानना चाहिए जिसे दूर करने में लंबा समय लग गया। 2014 में एक पुरस्कार समारोह के दौरान मजाक में उन्होंने सलमान को जो जवाब दिया, उसके बाद सलमान अरिजीत से काफी नाराज हो गए। जल्द ही सलमान के लिए गाए अरिजीत के गानों को दूसरे गायकों की आवाज से रिप्लेस किया जाने लगा। उस समय खबर आई कि सलमान ने अपनी फिल्म सुल्तान में अरिजीत के गाए गाने को राहत फतेह अली खान से गवा लिया और यही आवाज फिल्म में इस्तेमाल की गई। अरिजीत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सलमान से उनकी आवाज को रिप्लेस ना करने की गुहार भी लगाई थी। लंबे समय तक सलमान के लिए अरिजीत की आवाज का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि इस विवाद के 9 साल बाद आई फिल्म टाइगर 3 में अरिजीत सिंह ने एक बार फिर सलमान के लिए अपनी आवाज दी। बाद में सलमान ने माना कि अरिजीत को लेकर उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी, यानी इस झगड़े की हैप्पी एंडिंग हो गई। अरिजीत ने अप्रैल में रिलीज हो रही सलमान खान की अगली फिल्म द बैटल ऑफ गलवान में भी एक गाने को अपनी आवाज दी है। डीएनए मित्रों, अरिजीत का अर्थ होता है दुश्मन से जीत हासिल करने वाला। जिस सलमान खान ने कभी उनका बायकॉट किया था, उन्हीं की फिल्म में आखिरी गाना गाकर उन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। ये उनकी अच्छाई दिखाता है। डीएनए मित्रों, हम चाहेंगे कि अरिजीत संन्यास के अपने फैसले पर फिर से विचार करें और आगे भी बॉलीवुड की फिल्मों में अपना मखमली आवाज का जादू बिखेरें। उनके करोड़ों फैंस भी यही उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक सच ये भी है कि अपने काम से जिस बोरियत का जिक्र अरिजीत ने किया, उसका सामना दूसरे लोग भी कर रहे हैं। ब्रिटेन की सक्सेस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से यह पता चला है कि इस रिसर्च के मुताबिक 20 से 30 साल की उम्र करियर में सबसे ज्यादा संतुष्टि की होती है, यानी करियर की शुरुआत में उत्साह बना रहता है। 35 से 45 साल के बीच काम से संतुष्टि में तेजी से गिरावट आती है, लेकिन 45 साल से ज्यादा उम्र में एक बार फिर संतुष्टि में बढ़ोतरी होती है। यानी जिस उम्र में अरिजीत ने संन्यास का ऐलान किया, वो सबसे कम संतुष्टि का समय है। शायद इसी वजह से वो बॉलीवुड से बोर हो गए थे, लेकिन बॉलीवुड से रिटायरमेंट कोई स्थायी चीज नहीं है। हो सकता है समय का चक्र घूमे और बॉलीवुड से अरिजीत की बोरियत दूर हो जाए। अरिजीत के करोड़ों फैंस के लिए यह सबसे बड़ा तोहफा होगा। और डीएनए में आज का संदेश, अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।